इवन मुख्तार अंसारी जी के ऊपर जितने मुकदमे दर्ज थे उसमें भी बहुत सारे मुकदमे मुस्लिम भाइयों ने ही दर्ज कराए हैं। तो यदि डीएम साहिबा ने यह कहा कि वहां पर इस प्रकार से मट्टी नहीं दी जानी चाहिए तो बिल्कुल उस राजीव गांधी की बेटी गांधी कैसे हो गई, राजीव गांधी का बेटा गांधी कैसे हो गया? उनकी मृत्यु प्राकृतिक तरीके से हुई है। उसकी 5 डॉक्टरों की टीम ने एसडीएम की उपस्थिति में उनका पोस्टमार्टम हुआ है। इस तरह की अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय फ्लैग को जो व्यक्ति सलामी नहीं दे सकता उसको कहना कि मैं खुद चल के दूर से आया हूं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मुख्तार अहमद अंसारी को कांग्रेस का अध्यक्ष महात्मा गांधी ने बनवाया। अगर इस देश में कांग्रेस की सरकार अभी तक रही होती पर पाकिस्तानियों का कब्जा हो गया, उनको भारत माता को माता कहने में शर्म आती थी। और मुझे तो लगता है मुख्तार अंसारी जी को भी भारत रत्न मिल गया होता। वो जेल में रह के कई बार बताया गया, सांसद विधायक बने हैं करीब 5-6 बार। जनता आंदोलन में 10 लाख से ज्यादा लोग शहीद हुए, लेकिन इस देश को गांधी के नाम पर गिरवी रख दिया गया। जानबूझ करके उनकी भावनाओं को भड़का करके बुलाया गया है। यकीन के साथ कह सकता हूं या मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, उनमें से एक भी व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को, अगर मैं मुख्तार अंसारी की बात करता हूं तो मैं निश्चित तौर पर विकास दुबे की भी बात करता हूं। 3 साल पंजाब में उन्होंने किस प्रकार से सरकार चलाया, पंजाब में रखे आपके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। और जिसने अपने इच्छा से सरकारें चलाई उस व्यक्ति की मृत्यु का लाभ लेने का प्रयास 3 के तीनों राजनीतिक दल कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इसके पहले आप सभी को मैंने दिखाया मुख्तार अंसारी के घर पर जाके किस तरह से वहाँ का माहौल था, जो भी यहाँ का अपडेट था मैंने आप सभी को अपने चैनल में दिखाया और आप सभी ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया। इसके लिए आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फिलहाल अभी इस समय मैं बनारस में हूँ और मेरे साथ यहाँ पर बनारस के सबसे फेमस वकील शशांक सर है। तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे मुख्तार अंसारी के दादाजी राजनीतिक में आते हैं और कैसे उनकी शुरुआत होती है, वहाँ शुरू करेंगे। इसके बाद बहुत सारी बातें हैं मैं सर से करना चाहूँगा। फिलहाल चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सन 1926-27 से उनका जो राजनीति, क्या आपको जानकारी है तो थोड़ा सा? बिल्कुल। देखिए 1926-27 से मुख्तार अंसारी जी के परिवार का जो राजनीतिक सफर है वह शुरू होता है। सबसे पहले तो देखिए कि मृत्यु किसी की भी हो उस पर संवेदनाएं होनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु हमेशा दुखद होती है। तो मुख्तार अंसारी जी के मृत्यु पर मैं श्रद्धांजलि देता हूं उनको। मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन लोगों की हत्या मुख्तार अंसारी की वजह से हुई थी या मुख्तार अंसारी ने करवाई थी। तो एक तो यह सच है कि मृत्यु संवेदनाओं का विषय है और उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए निश्चित तौर पर। अब मैं आता हूं मुख्तार अंसारी के परिवार के राजनीतिक प्रादुर्भाव पर और उनके परिवार के राजनीतिक रसूख पर। मुख्तार अंसारी के दादा 1926-27 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनको महात्मा गांधी जी ने जबरदस्ती केलकर जी को हरवा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया था। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की प्रक्रिया कही जाती थी कांग्रेस में, परंतु चुनाव नहीं हुए। केलकर जी को के पक्ष में सबसे ज्यादा लोग मतदान करना चाहते थे और उनको अध्यक्ष बनवाना चाहते थे, परंतु मुख्तार अहमद अंसारी को महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया। मतलब कांग्रेस जो है एक व्यक्ति के जागीर के रूप में 1926-27 में इस्तेमाल हो रही थी। 1985 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1910-12 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पढ़ करके आए, अचानक कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में सामने आए और कांग्रेस के लगभग सभी फैसले जब वो नज़रबंद कर दिए जाते थे या साबरमती आश्रम जाके अंग्रेजों के साथ मिलकर ले लिए जाते थे, वो सारी चीज़ें पब्लिक की पृष्ठभूमि में है, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा। परंतु जिस राजनीतिक एक बड़े षड्यंत्र के तहत 1926-27 में मुख्तार अहमद अंसारी को कांग्रेस का अध्यक्ष महात्मा गांधी ने बनवाया, उस घटनाक्रम लगभग 100 सालों में वह घटनाक्रम समाप्त हुआ। 2024, 1927, 1-2 साल बचे हुए हैं। उसके बाद कांग्रेस के हाथ में इतिहास लिखने का काम था। ब्रिगेडियर उस्मान अहमद अंसारी जो मुख्तार अहमद साहब के नाना हुआ करते थे, कश्मीर बॉर्डर पर तैनात थे।
कश्मीर में 1947-50 के बीच में कबायलियों का आक्रमण हुआ और कबायली लगातार कश्मीर पर आक्रमण करते हुए कश्मीर के अंदर घुसते चले आए और 2/3 हिस्सा उन्होंने कश्मीर का कब्जा कर लिया। 1950 में समझौते के तहत नेहरू ने उनको वो जमीनें दे दी, पाकिस्तान घोषित हो गया। उसी समय भारत के मुस्तकबिल पर वह सबसे बड़ा कील ठोक दिया गया नेहरू के द्वारा। जीती हुई जमीनें भी कांग्रेस ने जो है उन कबायलियों के हाथों ट्रांसफर कर दी। और उस समय वहां की जिम्मेदारी किसकी थी? ब्रिगेडियर उस्मान अहमद अंसारी की। जिसको उस समय का मतलब जिसको मुझे लगता है पहला ब्रिगेडियर उस्मान अहमद अंसारी को नौशेरा में उन्हें और उनको उस समय का सेना का सबसे बड़ा जो महावीर चक्र का इनाम दिया गया और उनको सेनाध्यक्ष बना दिया गया। मतलब उन्होंने कोई लड़ाई नहीं जीती, उस्मान अहमद अंसारी ने। उस्मान अहमद अंसारी के नौशेरा पोस्ट पर वहां का इंचार्ज रहते हुए पूरी की पूरे 1/3 कश्मीर पर पाकिस्तानियों का कब्जा हो गया और उनको उस समय का सबसे बड़ा जो है सेना का सम्मान दिया गया और सेनाध्यक्ष बना दिया गया। मैं कांग्रेस के षड्यंत्र को कैसे उन्होंने डेवलप किया मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। हामिद अहमद अंसारी जो उपराष्ट्रपति जिनको कांग्रेस ने बनाया और कहा जाता है मुख्तार अहमद अंसारी साहब के चाचा लगा करते थे, उनको भारत माता को माता कहने में शर्म आती थी। भारत का राष्ट्रगान जो व्यक्ति नहीं गा सकता, भारत के राष्ट्रीय फ्लैग को जो व्यक्ति सलामी नहीं दे सकता, उस व्यक्ति को इस देश का उपराष्ट्रपति बनने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। जो एक बड़ा कुचक्र रचा गया इस देश में गांधी के नाम पर टाइटल चोरी करके, जिस प्रकार से एक नैरेटिव रचा गया कि बहुत बड़े गांधी जी के नाम को लेकर के पूरे देश में कम से कम स्वतंत्रता आंदोलन में 10 लाख से ज्यादा लोग शहीद हुए, लेकिन इस देश को गांधी के नाम पर गिरवी रख दिया गया। गांधी के नाम पर जब मैं गिरवी रखने की बात करता हूं तो यह कहता हूं कि नेहरू की बेटी गांधी कैसे हो गई, नेहरू की बेटी गांधी कैसे हो गई, नेहरू के दामाद गांधी कैसे हो गए, नेहरू का नवासा गांधी कैसे हो गया, ईसाई परिवार में ब्याही राजीव गांधी की बेटी गांधी कैसे हो गई, राजीव गांधी का बेटा गांधी कैसे हो गया। सर आप काफी डिटेल में हिस्ट्री निकाल नहीं, आप समझिए इस बात को। इस देश में षड्यंत्र कैसे इस देश के साथ किया गया, उसी प्रकार का षड्यंत्र ब्रिगेडियर उस्मान अहमद अंसारी और मुख्तार अहमद अंसारी को लेकर के इस देश के साथ किया गया। तो और मैं आपको बता दूं, आप मेरी बात को कोट कर लीजिएगा, मैं अधिवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर इस देश में कांग्रेस की सरकार अभी तक रही होती तो जिस प्रकार से राजीव गांधी को भारत रत्न मिला, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला, जिस प्रकार से कांग्रेस से जुड़े हुए सारे लोगों को भारत रत्न मिला, उसी प्रकार से आज राहुल गांधी जी को भारत रत्न मिल गया होता, उसी प्रकार से प्रियंका गांधी जी को भारत रत्न मिल गया होता, और मुझे तो लगता है मुख्तार अंसारी जी को भी भारत रत्न मिल गया होता, जिस प्रकार से इन लोगों ने देश को गिरवी रखने का षड्यंत्र रचा था। चलिए सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे नोट किए हुए हैं। मैं अभी गया था वहाँ पे, बहुत सारा वीडियो शूट किया है। फिलहाल यहाँ पर आप ये जैसे कि आप वकील हैं, अफजल अंसारी जो कि इनके शायद भाई हैं, डीएम साहिबा के साथ बहस करते हैं कि सबका अधिकार है मिट्टी देने का। देखिए, जो मिट्टी देने की प्रक्रिया है, मेरे बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं और मैं बहुत सारे मुस्लिम भाइयों के जनाजे में जाता हूं। अभी हमारे एक मित्र के पिता की मृत्यु हुई थी, मैं उस जनाजे में शामिल था और मैं कब्रिस्तान में गया, मैंने वहां मिट्टी भी दी थी। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, जब हजारों की संख्या में
20-30 हजार लोगों को जानबूझ करके उनकी भावनाओं को भड़का करके बुलाया गया है और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये एक प्रकार से एक प्रायोजित करके एक षड्यंत्र के तहत राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक विशेष प्रकार की सामाजिक राजनीति करने वाले लोग उसको उकसा करके शांति व्यवस्था भंग करने पर आमादा हो। बुलाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ मैं वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, लोगों को कहना कि मैं खुद चल के दूर दूर से आया हूँ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने जो कहा उसको आपने शायद पूरा ध्यान नहीं दिया। लोगों की भावनाओं को भड़का कर और उकसा कर उनको बुलाया गया, ये लगातार बयान जारी किए गए कि हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो आप देखेंगे कहीं पर भी इस तरह से अगर कोई होता है तो 2-4 हजार लोग जुट जाते हैं। मुख्तार अंसारी निश्चित तौर पर वहां से जनप्रतिनिधि रहे, काफी लंबे समय तक उनके परिवार के लोग जनप्रतिनिधि रहे, तो निश्चित तौर पर लोग जाते हैं लोगों के जनाजे में या लोगों के अंतिम यात्रा में, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है तो वहां पर जिलाधिकारी और आचार संहिता लगी हुई है, 144 लगा हुआ है, तो वहां पर जिलाधिकारी की बात मानना नेसेसरी हो जाता है। और आप धार्मिक आधारों के आधार पर धार्मिक क्लेम करके आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हमारे 50,000 लोग यहाँ मिट्टी देंगे। अगर सामान्य प्रक्रिया होती, लोग धीरे धीरे उस प्रक्रिया में होते तो निश्चित तौर पर मिट्टी दी जा सकती थी। परंतु जिस प्रकार से 10-20-25 हजार लोगों का हुजूम उमड़ रहा था मिट्टी देने के लिए, तो यदि डीएम साहिबा ने यह कहा कि वहां पर इस प्रकार से मिट्टी नहीं दी जानी चाहिए तो बिल्कुल उस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था। मैं एक अधिवक्ता के नाते और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और मैं वहाँ पे था तो लोगों से जब बात कर रहा था, यहाँ तक हिंदू धर्म के लोग भी आए थे और कहीं ना कहीं वो मसीहा भगवान मानते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? मतलब नहीं, देखिए, कोई मसीहा कोई भगवान किसी को नहीं मानता है। भगवान कैसे किसी को मान देगा? आप समझिए। नहीं, वो ठीक है, मसीहा कह रहे होंगे, हो सकता है कि उनके मतलब यदि कोई मुस्लिम भाई कह रहे हो तो हो सकता है कि वो किसी पैगंबर के दृष्टिकोण से उसको देख रहे हो, उनको देख रहे हो। लेकिन मुझे नहीं लगता, इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट ही इस तरह का नहीं है। एक अच्छे आदमी के रूप में हो सकता है उनकी पहचान कुछ लिमिटेड लोगों के बीच में रही हो, एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में 100, 200, 500, 10, 5,000 लोगों के बीच में रही होती, मैं इससे भी इनकार नहीं करता हूं। लेकिन जो एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में जो 65 मुकदमे उनके ऊपर थे, जिन सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई थी जो रिपोर्टेड नहीं थी या जो रिपोर्टेड थी, आखिर उन परिवारों को भी तो शांति मिली। मृत्यु किसी की भी निंदनीय होती है, उस पर शोक व्यक्त किया जाना चाहिए। चाहे वो मुख्तार अंसारी जी की मृत्यु पर भी मैं उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, परंतु जिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु मुख्तार अंसारी जी की वजह से हुई थी, उनके लिए भी तो शोक और संवेदना व्यक्त होनी चाहिए। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। फिलहाल सर यहाँ पे ये बताइए, भाजपा सरकार को भी वहाँ पे लोग टारगेट किए हुए हैं कि अब जो चुनाव आ रहा है उसमें भाजपा सरकार, हम सरकार बदल देंगे, ऐसा कुछ उनका कहना था। तो ये आपका क्या कहना, इस पर क्या सोचा? वहाँ जो 2, 4, 5, 10 हजार लोग जुटे होंगे, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ या मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, उनमें से एक भी व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं दिया होगा। ठीक, ये तो भारतीय जनता पार्टी के वोट की बात हो गई। जो एक भयंकर साम्राज्य खड़ा किया गया था भारतीय राजनीति को कलंकित करने के लिए, उसका एक बड़ा एरिया था जो राजनीतिक रूप से संरक्षण देके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारों ने खड़ा किया था। तो जो उनके वोट होते थे वह तो 100% निकल जाते थे, लेकिन जो उनकी विचारधारा के खिलाफ वोट होते थे वह घर से निकलने में भी डरते थे कि यदि हम वोट देने जाएंगे तो हमारी हत्या कर दी जाएगी। तो अब जब वह वोट निकलेगा, जब वह वोट निकलेगा हर विधानसभा, हर लोकसभा से, तो जो 30%, 35% के मतदान से जब वो विधायक सांसद हो जाया करते थे, और जब उन विधानसभा, उन लोकसभा क्षेत्रों में जब 80% मतदान होगा, जब वहां से बहनें, बेटियां निकलेंगी जो घरों में प्रताड़ित हैं, जो मुकदमे मुख्तार अंसारी के खिलाफ या इस तरह के लोगों के खिलाफ दर्ज होते हैं। आप अभी देखेंगे आजम खान साहब के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है, 70% से ज्यादा मुकदमे उनमें मुसलमान भाइयों ने ही दर्ज कराए हैं। इवन अतीक अंसारी के ऊपर जो मुकदमे दर्ज थे, 70% से ज्यादा मुकदमे मुसलमान भाइयों ने ही दर्ज कराए हैं। इवन मुख्तार अंसारी जी के ऊपर जितने मुकदमे दर्ज थे उसमें भी बहुत सारे मुकदमे मुस्लिम भाइयों ने ही दर्ज कराए हैं। तो मैं इन घटनाओं का विवरण, कोई घटना जो आपको याद है कि तीर केस में कोई आपको याद है?
बताना चाहेंगे? नहीं, मुझे इस तरह से याद नहीं। जैसे अभी देखिए वहाँ पर जैसे देखिए आप मुकदमों की बात कर लीजिए, तो जिस दुश्मनी के नाम पर अपराध किए जाने की कहानी पूरी है मुख्तार अंसारी जी के परिवार की, वह निश्चित तौर पर वह जातिगत पृष्ठभूमि से नहीं आती है या धार्मिक पृष्ठभूमि से नहीं आती है, लेकिन जो राजनीतिक प्रतुर्भाव हुआ, इसीलिए मैं बार बार इस तरह की घटनाओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराता हूं। कांग्रेस ने जिस प्रकार से इंस्टीट्यूशनल तरीके से आपराधिक पृष्ठभूमि तैयार कराई और अपराधियों का महिमा मंडन करके उनको राजनीतिक रूप से ज़्यादा अच्छी जगह स्टैब्लिश किया, इसीलिए मैं बार बार बात करता हूं। अगर मैं मुख्तार अंसारी की बात करता हूं तो मैं निश्चित तौर पर विकास दुबे की भी बात करता हूं। जिस प्रकार, और मैं उसी तरह से भदोही वाले विजय मिश्रा की भी बात करता हूं। मैं जाति आधारित समाज की रचना में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं उस समाज की रचना में विश्वास रखता हूं जिस समाज में सभी लोग एक साथ मिलकर के देश के उत्थान के लिए काम करें। तो निश्चित तौर पर लोगों को यह बात समझ में आएगी, जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लोग वोट देने के लिए निकलेंगे, तो देखिएगा ये 10-20 हजार लोगों से कोई सरकार न बदलती है न बनती है, और इन लोगों ने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप देखेंगे जो जा रहे थे, कोई 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था, बता रहा था मैं सपा का MLC हूं, कोई 85 साल का व्यक्ति जा रहा था, बता रहा था मैं बसपा से विधायक रहा हूं, तो निश्चित तौर पर कोई 60-80 साल का बूढ़ा व्यक्ति वहां खड़ा था, बता रहा था मैं कांग्रेस से विधायक रहा हूं या कांग्रेस का मैं नेता रहा हूं। तो जो राजनेता, जिस राजनीतिक विचारधाराओं ने इन लोगों का पोषण किया, उन राजनीतिक विचारधाराओं के समाप्त होने का समय आ गया है, जिसकी एक प्रमुख कड़ी 2-3 दिन पहले समाप्त हो गई। चलिए, जैसा कि मुख्तार अंसारी के भाई या परिवार के लोग हैं, स्लो पॉइजन की बात कर रहे हैं कि दिया गया था, क्या ये सच्चाई है? क्या आप उनके बारे में जानते हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जिसकी मृत्यु हुई है वह व्यक्ति अपनी संपूर्ण ताकत का इस्तेमाल भी जेलों में रह के करा करते थे, ठीक है, जेल से ही सरकारें चलाया करते थे, और ये उस बात को कुछ कैसे साबित करता है जरा देखिए। मान लीजिए मुख्तार अंसारी जी की तो मृत्यु हो गई, वो जेल में थे तो भी जेल से सरकार चलाते थे। 3 साल पंजाब में उन्होंने किस प्रकार से सरकार चलाया पंजाब में रह के। जी, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, जी सरकार है वो जेल में रह के कई बार बताया गया सांसद विधायक बने हैं करीब 5-6 बार, तो क्या कहीं ना कहीं देखा जाए पब्लिक का प्यार है तभी तो बने हैं? देखिए, जेल में रह करके जब पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी ही नहीं रहेगी तो आप कैसे सांसद विधायक प्यार दे पाएंगे, ले पाएंगे? क्योंकि अभी कल उनके भाई सिगबतुल्लाह अंसारी साहब बता रहे थे कि वो 28 साल जेल में रहे, 24 साल, तो 24 साल तक जेल में रहे, तो कनेक्टिविटी कहां से हुई? आप लोगों का प्यार डेवलप कैसे कर पाए? आप पूरे देश भर के रेलवे के ठेकों पर नियंत्रण कैसे कर पाए? आप पूरे देश की सड़कों के ठेके पर, उत्तर प्रदेश की सड़कों के ठेके पर नियंत्रण कैसे कर पाए? इसका मतलब है कि आप वहां से सरकारें चला रहे थे, और जब पंजाब में आप बैठ करके सरकारें चला रहे थे, जब आप को इस सरकार में उत्तर प्रदेश बुलवाया गया, तब आपके खिलाफ ट्रायल शुरू हो पाया, तब आपके खिलाफ एविडेंसेस आ पाए। आपके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, होता था? नहीं होता था। तो निश्चित तौर पर कानून का राज है, कानून का शासन है, और उनकी मृत्यु प्राकृतिक तरीके से हुई है। उसकी 5 डॉक्टरों की टीम ने SDM की उपस्थिति में उनका पोस्टमार्टम हुआ है, विसरा रिपोर्ट भी आ जाएगी, और जल्दी से जल्दी आ जानी चाहिए, ताकि इस तरह की अफवाह जो लोग उड़ा रहे हैं, इस तरह की अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए, क्योंकि यह चुनाव का समय है। मुख्तार अंसारी जी की मृत्यु का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास जो है समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग, तीनों लोग कर रहे हैं। आप देखिए कितना बढ़िया, मतलब वो है कि एक व्यक्ति जिसने कांग्रेस को लात मारा, जिसने सपा को लात मारा, जिसने बसपा को लात मारा, और जिसने अपने इच्छा से सरकारें चलाई, उस व्यक्ति की मृत्यु का लाभ लेने का प्रयास तीन के तीनों राजनीतिक दल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि किस प्रकार का राजनीतिक डांस जो है ये तीनों लोग एक व्यक्ति की मृत्यु पर कर रहे हैं। मुझे तो गिद्धों की याद आ रही है। सर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है, जैसा कि बेल क्या बोलते हैं उसको, पेरोल, जो अब्बास अंसारी उनके बेटे हैं, उनको क्यों नहीं मिला? क्या रीजन हो सकता है? देखिए, पेरोल जो है
कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार जिला वो जो डीएम देते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही मिल जाता है। पेरोल के लिए आप अप्लाई करते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन करते हुए जिले का जो कलेक्टर होता है वो उसकी व्यवस्था करता है ताकि आप उस अंतिम प्रक्रिया में शामिल हो पाइए। तो और यदि कोई नहीं होता उनकी अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए, तो निश्चित तौर पर जिलाधिकारी जो है जिला जो वहाँ के आरिका खौरी महोदया हैं जिलाधिकारी गाजीपुर की, वो कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य करती, परंतु उनके जनाजे की कोई व्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही थी और लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा विषय था। इस नाते उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए हो सकता है न दिया हो, और चूंकि हाईकोर्ट में ऐसा कोई विशेष विषय नहीं था कि तत्काल उसको सुन करके उसको छुट्टी के समय ही उसको डिसाइड कर दिया जाए, और बाद में जो अंतिम क्रियाएं होती हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उनमें उनको जरूर रिलीफ न्यायालय से मिलेगी। ऐसा भारत में न्यायिक व्यवस्था स्वतंत्र है तो निश्चित तौर पर मिलेगी, और अगर वो प्रयास करेंगे तो। चलिए सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। फिलहाल वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। आइए आपसे देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन मेरे दिमाग में था और आप सभी ने मैं ग्राउंड रिपोर्ट जब कर रहा था आप सभी ने बोला था, तो मुझे लगा वकील साहब से बात करना चाहिए, इनका क्या सोचना है, इनका क्या कहना है, और राजनीतिक में इनका जो शुरुआत कैसे हुआ वो आप सभी तक पहुँचाना चाहिए था। तो आई होप सभी को जवाब मिल गया होगा। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बताइएगा, और वीडियो कहाँ देख रहे हैं ये भी कमेंट बताइएगा।